ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये भी आपका नारा रहा है। अगर कोई पैसे मांगने आता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ उस व्यक्ति को सीबीआई से पकड़वाएं, 1 लाख का इनाम मैं दूंगा। एमसीडी चुनाव के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? लगभग 150 से ज्यादा ढलाव घर कूड़ेदान बंद कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आज हम यहाँ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पर। हम यहाँ मौजूद हैं और किसी खास मकसद से हम यहाँ पे आए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि वो खास मकसद क्या है। दरअसल यहाँ पर हम पूर्वी दिल्ली के मेयर जो श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं उनसे खास आज मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके कार्यकाल में जो भी काम उन्होंने किए हैं और उनके कार्यकाल में जो भी कार्य प्रणाली उनकी रही है वो किस तरीके से रही है और उनके क्षेत्र में कितने काम हो रहे हैं, कितने काम नहीं हो रहे हैं, लोगों की जो शिकायतें हैं, पेंशनधारियों की जो शिकायतें हैं और जो एमसीडी के कर्मचारियों की शिकायतें हैं, उस बारे में पूरा ब्यौरा हम लेकर आए हैं आज अपने साथ और उनसे बात करेंगे मेयर साहब जी से और उनसे पूछेंगे कि दिल्ली वालों की जो दिल्ली एमसीडी वालों की जो समस्या है उनका क्या समाधान है और आगे के लिए कार्यप्रणाली जो है उनकी कैसे रहने वाली है। बाकी दिल्ली में अभी एमसीडी चुनाव होने वाले हैं अप्रैल में, उस बारे में उनसे बात करेंगे कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए उनकी क्या तैयारी चल रही है। तो चलिए बात करते हैं मेयर साहब से। तो बहुत ही खास और चर्चित मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो सर, दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव अभी होने वाले हैं उनको लेकर जो फेरबदल जो गणित सामने आ रहा है, उस रोटेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोटेशन एक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है जी। और संभावना थी कि रोटेशन होगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ सभी कैंडिडेट्स की, तो सबको भी संभावना थी कि रोटेशन होने वाला है। अब जहाँ पे महिला सीट थी वो पुरुष सीट हो गई है, जो पुरुष सीट थी महिला हो गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, जो पहले 11 सीटें SC ST की थी उनको बिल्कुल हटा दिया गया है और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने 11 सीटें ली हैं। इससे काफ़ी पार्षद नाराज भी हैं, कई कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया है। आपको मालूम होगा जो हमने पहली सीट पिछली बार ली थी तो 55% जहाँ SC की आबादी थी वो सबसे हाई थी और नीचे जाके 26% आबादी थी जो सबसे लो आबादी थी। उनको 11 सीटों हमने चुनाव आयोग ने SC ST किया था। लेकिन अब जो नया आया है उसमें 26% नीचे जितनी सीटें 26 से लेकर लगभग 18% तक की सीटों को SC ST सीटें बनाया गया है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी सीटों पे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसी के आधार पे अब जैसे 18% मिला है, अगले 18 से नीचे वालों को मिलेगा। सभी सीटों पे हमारे जो SC भाई हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन सर, देखा जा रहा है कि ऐसा करने से पुरुषों को इसमें खासा नुकसान होने वाला है। देखिए, पुरुषों की कोई नुकसान नहीं है। पुरुषों की जितनी सीटें पिछली बार थी उतनी सीटें इस बार है। एक भी सीट नहीं बदली है। सीटों का तालमेल बदल गया है, सीटों के गणित बदल गए हैं। जितनी सीटें पहले महिलाओं को थी उतनी सीटें महिलाओं को हैं, जितनी सीटें पुरुषों को थी उतनी सीटें पुरुषों को हैं। हमने तो बल्कि भाजपा ने तो एक सीट ऐसी भी थी EDC में जो पुरुष की सीट थी उसको महिला को लड़वाया था। आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, हर चीज़ में आगे हैं और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनको प्रतिनिधित्व मिला है। गणित बदले हैं लेकिन सोच नहीं बदली। हम लोग अपने काम के बेस पे आगे जाने वाले हैं। और भाजपा की जहाँ तक मैं बात करूँ सीटों गणित के विषय में, तो भाजपा का कैंडिडेट बहुत पहले घोषित हो चुका है और भाजपा का तो कैंडिडेट है कमल का निशान। कमल के निशान ने चुनाव लड़ना है, कमल के चुनाव लड़ना है। कोई भी हो, महिला लड़े, पुरुष लड़े, SC लड़े, सब कमल के निशान पर लड़ने वाले हैं। नाम बाद में घोषित होंगे लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह पहले घोषित है, कैंडिडेट पहले से घोषित। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो मेयर का जो कार्यकाल है वो बहुत ही कम वक्त का है, 1 साल का जो है कार्यकाल है। जब तक आप अपना काम जनता को दिखा पाएंगे या एक पूरा प्रिपरेशन कर पाते जब तक तो कार्यकाल खत्म होने का वक्त आ जाता है। तो इस बात को लेके कोई नाराज़गी है या कोई आपका प्लान या फिर कुछ ऐसा मांग है? नहीं, देखिए, नाराज़गी कोई नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सच है कि जब 1 साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है और मैं समझता हूँ दिल्ली में या एक आध जगह कहीं पे होगा। बाकी जितनी भी MCD हैं सभी MCD में 5 साल का, कहीं 2.5 साल का। अभी एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, महापौर का सम्मेलन हुआ था बनारस में। सभी महापौरों से बात हुई थी। ज़्यादातर स्थानों पर जो कार्यकाल 5 साल का होता है और सीधा चुनाव भी होता है। सीधा चुनाव होता है, महापौर का चुनाव अलग होता है, निगम पार्षद चुनाव अलग होता है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो काम करने का अच्छा मौका मिलेगा, समझने का अच्छा मौका मिलेगा और अच्छे ढंग से काम कर। ये बात आपकी सही है। हमने प्लानिंग बनाई, कुछ चीज़ें अभी जैसे प्लान चल रही है हम लोगों की। प्लानिंग बनाने में जो समय लगता है उसको इम्प्लीमेंट समय लगता है। जब तक इम्प्लीमेंट हो पाता है तब तक कार्यकाल बदल जाता है। मैंने अपने उच्च जो हमारे नेता हैं उनसे मैंने निवेदन किया है कि ये 1 साल की व्यवस्था को चेंज किया जाए ताकि लगे कि कार्यकाल अच्छा होगा, अच्छा काम कर पाएंगे और जो रिजल्ट है वो दे पाएंगे।
देखो क्या होता है बाकी, क्योंकि कानून ये पहले बना हुआ है, निगम बाद में, निगम बनने से पहले, गठन होने से पहले ये कानून बना हुआ है कि पहले साल महिला होगी, दूसरे साल पुरुष होगी, तीसरे साल एससी होगी, चौथे 5वें साल सामान्य होगा। तो ये चल रहा है, लेकिन जैसा भी संगठन की सोच होगी, जैसे लोगों की सोच होगी, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि तीनों निगम जो हैं एक हो सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है, इस बात की कोई उम्मीद है, अगर ऐसा होता भी है तो कितना फ़ायदा है इस बात से आपको? देखिए, मैंने कहा ना, हमारे तो कैंडिडेट भी तय हैं, कमल ने चुनाव चिन्ह लड़ना है, और मुझे उम्मीद है कि तीनों निगमों में हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। अच्छा। 2015 में आपको मालूम होगा, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीटें विधानसभा में मिली थी। फिर जब 2017 में निगम का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। वो आज कभी कांग्रेस के लोगों को बाहर लेके अपनी पार्टी में, आप भाई आ जाओ, कभी किसी की तरफ देखते हैं। भाजपा का एक एक सीट पे 10-10, 15-15 कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका कैंडिडेट नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो हमारी तैयारी पूरी है, चाहे 3 निगम हो चाहे 1 निगम हो, तीनों की तो मिलके बनाएंगे, अलग होंगे तो तीनों निगमों पे हमारा शासन होगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर आम आदमी पार्टी एमसीडी पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो एमसीडी है वो खोखला, मतलब जो भाजपा है वो एमसीडी को लगातार लूट के खोखला करती जा रही है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो बताएं ना, केवल भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल करना भ्रष्टाचार नहीं होता। तीनों एमसीडी जो भी हमें राजस्व प्राप्त होता है वो टोटल इनकम में, उसमें जो हमारे कर्मचारी उनकी तनख्वाह में जाता है जी। भ्रष्टाचार वहाँ होता है जहाँ की आपको पैसा मिला हो, आप खा गए हो। अगर आपको भ्रष्टाचार देखना ना, इनकी आप जितने एमएलए सबकी फाइलें निकलवा लीजिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमएलए फाइल पे तब साइन करता है, इसकी सड़क का काम ठीक हुआ है, जब उसको 5% कमीशन मिल जाता है। बिना कमीशन काम नहीं होता। इनकी सड़कें दिखवा लीजिए, बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो कागजों में बनी हैं, हमें तो पैसा ही नहीं मिला। निगम के किसी भी निगम पार्षद को पिछले 4.5-5 साल में 1 पैसा विकास के लिए नहीं मिला, तो घोटाला कहाँ से होगा? इन्होंने सड़कें जो बनाई हैं केवल कागजों में बनाई हैं, या उनका निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ, लेकिन एनओसी देने बड़ी। एमसीडी के जो कार्यकर्ता है वो तो अक्सर हड़ताल पे रहते हैं ना सर, कोई ना कोई हड़ताल चलती रहती है। अभी वेतन को लेकर इतने टाइम तक हड़ताल चली है, हॉस्पिटल को लेकर हॉस्पिटल के कर्मचारी हड़ताल पे रहते हैं, तो उसका भी क्या कारण है, क्यों इतना हड़ताल? देखिए, एक चौथा वित्त आयोग दिल्ली सरकार को लागू करना था, क्योंकि जितनी भी ये एजेंसियाँ होती हैं, निगम जो होता है ना, अपने स्टेट पे डिपेंड होता है, इनको हमें पैसा देना होता है। चौथा वित्त आयोग ने लागू नहीं किया, विधानसभा में पास हो गया। उसका 13,000 करोड़ तीनों निगमों का देना था, जिसमें पूर्वी दिल्ली का लगभग 4,500 करोड़ रुपये जो उसको देना नहीं दिया हमें। हम परेशान हैं, पैसा हमारे पास नहीं है। क्योंकि कोई भी निगम पैसा बनाने की मशीन नहीं है, सेवा की मशीन है, सेवा करते हैं हम लोग। हमारे पास जो इनकम होती है हाउस टैक्स से होती है, लाइसेंस फीस के माध्यम से होती है, फैक्ट्री लाइसेंस के फीस के तो इनकम या एडवर्टाइजमेंट से इनकम के सोर्सेज बहुत कम है। लेकिन खर्चे आप 200 करोड़ के आसपास हर महीने की सैलरी है हम लोगों की। क्या कर्मचारी तनख्वाह ना दें? इन लोगों को चौथा वित्त आयोग को पैसा हमें देना चाहिए। इन लोगों को जो हमारा इस साल का बकाया वो देना चाहिए। इन्होंने मेडिकल का हमारा पैसा काट लिया। डॉक्टर अपनी यहाँ सही है, उनको तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम अपने सोर्स से तनख्वाह देने में लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार यदि हमें चौथे वित्त का पैसा आज हमें दे दे, या इस साल का पैसा बकाया पैसा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जानबूझ के, क्योंकि चुनावी वर्ष है, जानबूझ के पैसे की कटौती, जानबूझ के लेट करना ताकि कर्मचारी परेशान हो। डॉक्टर्स की समझ में आ गया ना, कल उन्होंने हड़ताल खोल दी। हमारे जो सफाई कर्मचारी जब वो आते हैं उनको भी पता है कि पैसे कहाँ पर रुका हुआ है, सबको मालूम है। और मैं कहते मुझे अतिशयोक्ति नहीं, हमारे सफाई कर्मचारी पिछले कई सालों से कोई हड़ताल नहीं है। उनको सबसे पहले सैलरी सफाई वालों को देते हैं, नाला बेलदास को देते हैं, अपने मालियों को देते हैं। जो हमारे बी और सी कैटेगरी वाले थोड़ा लेट हो जाते हैं, इस वजह से क्योंकि पैसे की दिक्कत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी हमें पैसा दो। अभी 26 जनवरी का कार्यक्रम था, मुझे जाने का, वो मेरे साथ ही बैठे थे केजरीवाल जी, मनीष। मैंने वहाँ भी उनसे वाली बात कही कि आप हमें पैसा क्यों नहीं देते, हमारे हिस्से का पैसा आके हिसाब कीजिए ना आप। वो चुप हो गए, उनका जवाब ही नहीं था। हम यहाँ से पैदल मार्च करते हुए उनके कार्यालय तक गए, 2 घंटे हम लोग बैठे रहे वहाँ पे। उन्होंने हमसे मिलने की जरूरत नहीं समझी। वो जानबूझ के कर्मचारियों को परेशान कर, आने वाले चुनाव में ईडीएमसी के कर्मचारी, दिल्ली के सभी कर्मचारी उनको जवाब देंगे, मुँह तोड़ जवाब देंगे। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अभी इतना हल्ला किया शराबबंदी के लिए, इतना कि ठेके बंद करवाएंगे। कितने ठेके बंद करवा दिए? देखिए, दिल्ली के अंदर लगभग 800 के ठेके ऐसे हैं जो हमने खुलने ही नहीं दिए। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जमुनापारा में लगभग 200 ठेके ऐसे हैं, कई लोगों ने सरेंडर कर दिया। हम लोग 8 ठेके खुद सील लगाए हैं हमने, और 5 ठेके जो सीलिंग की प्रक्रिया में चल रहे हैं।
एक इतना बड़ा दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की जनता को नशे में डुबो देना, जगह ठेके खोल देना। ठेके ऐसे खोलना, ये शराब की दुकान है, 7 वाला मकान है, वो माताएं बहनें रात को सो नहीं पाती हैं। एक बूढ़ी माता वहाँ लट्ठी लेके बैठी रहती है कि कोई आया तो मैं उसको डंडी मार दूंगी। इतने परेशान लोगों को नींद नहीं आती। क्या करना चाहते हैं? जब ये लोग सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि कोई भी शराब के नए ठेकों लाइसेंस नहीं देंगे, जिसका लाइसेंस ख़त्म हो गया उसको नवीकरण नहीं होगा, ठेके हम कम करेंगे। लेकिन अपने निजी लाभ के लिए दिल्ली की जनता को शराब में डुबो दिया, युवाओं को शराब में डुबो दिया। इतनी बड़ी संख्या में ठेके खोलना, ये अपना निजी लाभ कमाने में लगे हैं। जनता की इनको कोई परवाह नहीं है। सर, आपके कार्यकाल में आपने इतने काम किए हैं और कोरोना के टाइम पे भी आप लगातार काम करते रहे। वहीं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये भी आपका नारा रहा है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों की ऐसी शिकायत है कि कर्मचारी जो हैं एमसीडी के, उनसे काम करवाया जाए कहीं बुला के तो वो पैसे मांगते हैं कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए तब मैं यहाँ का काम करूँगा। तो ये छोटा छोटा जो भ्रष्टाचार है ना, इसके लिए फिर कैसे हम बात करें? देखिए, भ्रष्टाचार जो आपने बात की, हमने बहुत अंकुश लगाया है जी। मैंने स्वयं 2 कर्मचारियों को सीबीआई से पकड़वाया है, कईयों को एनआईटी पकड़ा है, उनको सस्पेंड किया गया। अगर उसकी लिस्ट देखेंगे तो 15 से कम नहीं होगी। लेकिन हमें जनता का सहयोग चाहिए। अगर कोई पैसे मांगने आता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, उस व्यक्ति को सीबीआई से पकड़वाएं, 1 लाख का इनाम मैं दूंगा। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, है ही नहीं। अगर मान लो आप किसी को पकड़वाते नहीं, मुझसे कह दिया कि फलाना व्यक्ति रिश्वत मांगता है, क्या सबूत है? मैं कोई कच्चा काम नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसको जेल पहुंचाया जाए, वो भी खत्म हो, और उसके जो रिश्वत का पैसा खाने वाले उसके साथी लोग हैं वो भी खत्म होने चाहिए। कहने से काम नहीं चलता, आप पकड़वाएं ना। कैसे पकड़वाना है वो भी मैं बताऊंगा, मेरे पास आ जाएं। मुझे सारी विधि मालूम है। सीबीआई से पकड़वाना है, एंटी करप्शन से पकड़वाना है, आ सकते आप कभी भी। आप मेरे कार्यालय में पूछ ले, नीचे पूछ ले, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी महापौर कार्यालय में एंट्री नहीं है। मेरे कार्यालय में 12 बजे से लेकर 5 बजे, जब तक मैं 6 बजे तक बैठता हूँ, वो आएँ, मुझे भ्रष्टाचार की शिकायत करें। शिकायत करने के बाद वो मुझसे सलाह लें, मैं उनको बताऊंगा कैसे पकड़वाया जाता, और पकड़वाने के बाद 1 लाख का इनाम मैं दूंगा, और उसका स्वागत भी महापौर कार्यालय में किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? हम लोग तो शुरू से तैयार हैं, और हमने जो अपना विकास काम किया है, बहुत ही आपको मैं थोड़ा बहुत गिरवाना चाहता हूँ। एमसीडी सफाई मामले की मानी जाती है जी। एमसीडी का मतलब सफाई व्यवस्था। हम लोगों ने लगभग 150 से ज़्यादा ढलाव घर कूड़ेदान बंद कर दिए हैं। हमने 37 कंपैक्टर प्लांट लगाए हैं। वो कंपैक्टर प्लांट ऐसे हैं जहाँ पे 7 टन कूड़ा जाता है, कंपैक्ट होके 1 टन बन जाता है। बड़े प्लांट में 14 टन जाता है, 2 टन कंपैक्ट होके बन जाता है, जो गाजीपुर लैंडफिल से जाता है। गाजीपुर लैंडफिल साइड है, उसको हमने 65 फुट नीचा किया है, उसकी ऊंचाई को कम किया है हमने। हमारे आज घर घर से कूड़ा उठता है, गाड़ी दिन में भी दौड़ती है, रात को भी दौड़ती हैं। पहले आप सड़कों पे जाते थे तो हमारे जो ट्रक जाते थे, कूड़ा उड़ते हुए जाते थे, लोगों के मुंह पे आता था। आज बंद ट्रकों में जाता है। ये हमने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये जो अपने दिल्ली गवर्नमेंट, जिसको मैं विज्ञापनबाज कहता हूँ, विज्ञापन करते काम नहीं करती, पोल्यूशन ने कुछ काम नहीं किया। लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर में 40 ट्रक चलते हैं स्प्रिंकलर मशीनें, जो पानी का छिड़काव करते हैं। आप सबने देखा होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक मैकेनिकल मशीन है जो सड़कों के किनारे जो धूल होती है उसको उठाती है। लगभग कई टन धूल उठा के हम गाजीपुर लैंडफिल साइड पे लेके जाते हैं। और ज़्यादातर सड़कें वो है जो PWD की हैं, जिसकी कि वहाँ से धूल उठाना जिम्मेदारी बनती है दिल्ली गवर्नमेंट की, लेकिन काम कौन करता है? काम EDMC करती है। तो हमने ये काम किए, हमने पार्कों को अच्छा बनाया, हमने 354 स्कूल बिल्डिंगें जाके देखिए, एक से अच्छी बिल्डिंग बनाई। हम बच्चों को मुफ्त राशन देते हैं, हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, किताबें देते हैं, वर्दी देते हैं, अच्छी बिल्डिंग देते हैं, अच्छा वातावरण देते हैं, अच्छी पेंटिंग करवाए। ये काम किया पूर्वी दिल्ली नगर में। पूर्वी दिल्ली हर चीज़ में हमने अभी पेड़ काटने की पहले हमारी व्यवस्था नहीं थी। 30 फुट ऊंची हमने हाइड्रोलिक मशीनें लेके आए। अब चढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग हर काम में, जितने भी काम निगम के हैं, मैं अपने हमारे यहाँ एक स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है। जब कोई व्यक्ति, जब कोरोना काल आया तो हमारी जो बहनें माताएं जो डिलीवरी जिनकी होती थी, कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं था। लेकिन बड़ी संख्या में स्वामी दयानंद में हमने ये सब काम करा, और बहुत ही लोगों ने इसकी तारीफ़ की कि जो तड़फ रहे थे, परेशान थे, उनका यहाँ काम किया। कोरोना काल में हम सभी पार्षदों ने राशन बांटा, दवाइयाँ बांटी, लोगों के घर जा के सैनिटाइज किया, अपने हाथ से पाइप पकड़े।
केवल ये भाजपा के पार्षद थे जिन्होंने निस्वार्थ होकर काम किया। मुझे आप बता दिए आम आदमी पार्टी का कोई फोटो भी दिखा दीजिए जिसने सैनिटाइज किया हो, जिसने राशन बांटा हो। केवल भाजपा के पार्षदों ने निस्वार्थ सेवा की और उसका परिणाम मैं आपको अभी जो चुनाव आने वाला है, पहले चुनाव होगा, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जितनी सीटें पिछले बार जीती थी उससे कहीं अधिक सीटें हम जीतने वाले हैं। चलिए एक हटके सवाल पूछना चाहूंगी, राजनीति में आने का निर्णय कब लिया आपने? मतलब शुरू से ही था कि राजनीति में ही आना है, लोगों की सेवा करनी है, कब ये निर्णय आपका बना है कि राजनीति में आएंगे? मेरे पिताजी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जी सदस्य थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने बता देना चाहता हूँ, मैं कॉलेज में भी एडमिशन लिया मैंने तो यही सोच के लिया कि कॉलेज आके चुनाव लड़ना है। और मैं शामला कॉलेज सांधे का छात्र था और द्वितीय वर्ष में वहाँ का उपाध्यक्ष भी चुना गया और भारी महत्व से चुना गया। उसका सेवा करते गया, पार्टी का जैसे निर्णय होता गया, मैं कभी पार्टी में युवा मोर्चे में मंत्री रहा, कभी उपाध्यक्ष रहा, कभी जिले के अंदर मैंने मंत्री पद का दायित्व लिया, कभी मंडल में, हम ये सफल लंबा होता चला गया। और क्या कभी इस भाव से नहीं किया कि मुझे चुनाव लड़ना है, ये कि पार्टी सेवा करनी है। और पार्टी की सेवा जब हम करते हैं तो लोगों की सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। लोग हमें क्या जानते हैं, भाई ये श्याम जी हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं, ये श्याम जी हैं जो निक्के वाले हैं आरएसएस के। तो हमारे पास कुछ लेके कुछ सोच के आते हैं, हम जाएंगे तो हमें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। पार्टी में चुनाव लड़ाया और इतना बड़ा दायित्व दिया, मैं 6.5 वोटों से जीता और इतना बड़ा दायित्व दिया कि मुझे जमुना पहाड़ की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो हमने ये सेवा किया है उसका हमें फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थी श्याम सुंदर अग्रवाल जी से खास बातचीत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़ नेटवर्क।